हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में पार्ट 4 जिसमें पहला पॉइंट है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। अच्छा, गोलीय दर्पण आप गोल समझते हैं तो गोल को ही कहते हैं। अब यहाँ पर जो कांच है वह कैसा है, गोल है, तो उसे हम लोग गोलीय दर्पण कह देते हैं। ठीक है, तो मिरर जो है यहाँ पर गोल है इसलिए गोली दर्पण हुआ। अब उसी गोली दर्पण को के किसी एक भाग पर कलई कर दी जाए। ठीक है, अब एक भाग पर कलई कर दी जाए और जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर है आपके पास, यह गोली दर्पण है, इस पर कलई कर दिया गया है इसके बाहरी पृष्ठ पर, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर का बन गया। ठीक है, अब किरणें इसमें अंदर से परावर्तित होंगी, तो यह पृष्ठ जो है गोली दर्पण हुआ। और इसे आप अंदर से पृष्ठ करके इसके बाहर किरणों का परावर्तन करा सकते हैं। जैसे ये फिगर है, देखिए अंदर से कलई कर दिया गया है तो इसके बाहर से परावर्तक बन जाएगा। तो ये गोली दर्पण के किसी एक भाग पर यानी अंदर या बाहर अगर उसको कलई कर दिया जाए तो उसके दूसरे भाग से वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, तो जिसे गोली दर्पण कहते हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा, कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। यह हुआ परिभाषा इसकी। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तन दबे यानी अंदर वाले भाग दबे परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण अंदर बाहर से कलई किया होगा अर्थात उभरे हुए भाग से। ठीक है, तो उसका परावर्तन कहाँ से होगा, अंदर से होगा। ठीक है, तो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। तो अवतल दर्पण की पहचान क्या होगी कि अवतल दर्पण ऊपर से कलई किया होगा यानी उभरे हुए भाग से और अंदर से किरणों का परावर्तन होगा। ठीक, ये ऊपर से कलई किया गया है और अंदर से किरणों का परावर्तन होगा, जिसे अवतल दर्पण कहेंगे। तो वही इस परिभाषा में भी है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन, अब ये गोली दर्पण हुआ, इसका कटा हुआ भाग है किसका, दर्पण का कटा हुआ भाग है, तो इसे क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो जिसका परावर्तन दबे यानी अंदर की तरफ से, ठीक है, हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। यह परावर्तक पृष्ठ बन गया यहाँ पे। अब कलई कर दिया गया तो इसकी किरणें कहाँ से परावर्तित होगी, अंदर से परावर्तित होंगी। ये किरण आती है आपतित किरण, फिर परावर्तित होकर के चली जाती है इससे टकरा करके, तब परावर्तित हो जाती थी, परावर्तित किरण बन गई। और ये क्या है, अभिलंब है। ठीक, इसे आगे हम लोग पहले हम लोग इसे पढ़ चुके हैं परावर्तन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परावर्तन हो रहा है किरणों का। बस आपको अवतल और उत्तल पहचानना है। तो अवतल क्या होता है, बाहर से कलई रहता है, किरणें अंदर से परावर्तित होती हैं। और उत्तल में अंदर से कलई रहता है, किरणें उभरे हुए भाग से परावर्तित होती हैं। तो इसमें उत्तल दर्पण में ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक उभरे बाहरी यानी उभरे हुए भाग से अर्थात बाहरी भाग से उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका फिगर है। इसके बाद अब है गोलीय दर्पण संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो पहला है इसमें दर्पण का ध्रुव। अब इसमें दर्पण का ध्रुव क्या होता है उसको देखते हैं। दर्पण का ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखिए गोली दर्पण हुआ आपका, ऐसे फिगर थोड़ा हमारा सही नहीं बना है, आप सही से बनाइएगा क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से बनाना होगा। तो ये है गोली दर्पण। अब ये गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है। तो इस गोली दर्पण का यह मध्य बिंदु है, इसका ये क्या है, मध्य बिंदु है। इसको मान लेते हैं क्या है, M1 है, M2 है। अब M1 M2 जो इसकी दूरी है
उसके बीच में पी है, ये अक्ष दिखाया गया है, मुख्य अक्ष दिखाई गई है डॉट डॉट करके। तो ये पी बिंदु ही क्या है, इसका ध्रुव है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, परिभाषा इसकी, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। अब यह गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये अंदर की तरफ से है और इसका परावर्तक कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है। तो ये गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ ये जिस खोखले गोले का भाग है, इस खोखले गोले का भाग है ये परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पे मान लीजिए M1 है, M2 है, ऐसे इसे भी मान लेते हैं। M1 है पॉइंट और ये पॉइंट M2 है। ठीक है। तो अब यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ यहाँ अंदर की तरफ है अर्थात अवतल दर्पण, और जो यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ ऊपर की तरफ अर्थात उभरे हुए भाग पे है तो ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें इस गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है उसके अंदर, ठीक है, गोले का केंद्र होता है। ठीक है। इस गोले का केंद्र यहाँ पर होगा तो यही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है अभिलंब। क्या आता है, अभिलंब क्या है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। अब यहाँ पर गोली दर्पण ये है, अब यहाँ से यहाँ मिलाइए चाहे यहाँ मिलाइए, ऐसे इसमें भी, इसमें जहाँ भी आप मिलाएंगे इस प्रकार से तो वह इस पर क्या होगी, लंब होगी, तो इसी को अभिलंब बोलते हैं। तो वही इस परिभाषा में लिखा गया है, गोली दर्पण के किसी बिंदु को, अब ये गोली दर्पण है, इसके किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, अब वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है। वक्रता त्रिज्या है अगली हेडिंग आपकी। तो वक्रता त्रिज्या में गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले को की त्रिज्या को गोली दर्पण की त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, ये परिभाषा अच्छी है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आप इस परिभाषा को याद रखिए। क्या है, यह गोली दर्पण है। अब गोली दर्पण का ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। इनके दोनों के बीच की जो दूरी है ये और ये दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या होती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यह वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हो गई। इसके बाद परिभाषा है इसकी मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ये देखिए, मुख्य अक्ष इसमें ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है, इसको जो मिलाने वाली रेखा है, ऐसे सीधी रेखा ये गई तो इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, एक्सिस जिसे बोलते हैं। तो मेन एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। ठीक है। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा, ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी है। ठीक है। अवतल और उत्तल की परिभाषा एक ही है इधर जितनी से बताई जा रही है। अगला है आपका दर्पण का द्वारक। द्वारक क्या है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब गोली दर्पण है, जो इसका एक कटा हुआ भाग है, यह जो M1 M2 आप हर जगह और भी M1 M2 देख रहे हैं, M1 M2 इसमें भी M1 M2, इसके पहले भी आप देखें फिगर में, तो जो M1 M2 लिखा गया है वही यह परावर्तक पृष्ठ है। M1 M2 क्या है, ये परावर्तक पृष्ठ है इतना, तो यही इसका व्यास बना और इसी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है। M1 M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है। यहाँ लिखा गया है M1 M2 दर्पण का द्वारक है। अगली परिभाषा है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, अब यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की यहाँ आपको अलग अलग करके बता दे रहे हैं कि अवतल दर्पण की परिभाषा और
उत्तल दर्पण के दोनों की मुख्य मुख्य फोकस की परिभाषा। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, पहला है इसमें मुख्य फोकस में, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए, ये क्या है, P और C को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर ये किरणें आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं और ये दर्पण से टकराती हैं, और टकराने के बाद यह एक ही बिंदु पर मिलती है। और कहाँ मिलती है, मुख्य अक्ष पर मिलती हैं। तो जहाँ पर यह फोकस बन जाता है किरणों का, जब एक जगह मिलती है तो इसका फोकस बन जाता है, जिसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं फोकस को। तब इसकी परिभाषा, मुख्य अक्ष के समांतर, आप फिगर को पकड़िए, प्रकाश चैप्टर में आपको फिगर को ही पकड़ना है, किरणें कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, बस आपको ये लिखने वाला जो है अपने आप आ जाएगा, तो केवल किरणों को पकड़ना है आपको। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, ये किरणें किसके समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किधर आ रही है, ये दर्पण की तरफ आ रही है, तो यहाँ बोला जाएगा आने वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब दर्पण से टकराती हैं तो ये परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है, तो उससे वापस होंगी, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको लिख लेना है बना करके कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं मुख्य फोकस कहलाता है, अर्थात अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं। अवतल दर्पण के फोकस पर किरणें वास्तव में मिलती हैं। यहाँ पर जो फोकस है इसमें किरणें वास्तविक रूप से मिलती हैं। अवतल दर्पण के लिए फोकस वास्तविक बनता है। जब वास्तव में मिलेंगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो और अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने बनता है। अब ये कहाँ बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, यानी जिधर से किरणें आ रही उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, उधर ही फोकस बन रहा है। ठीक, तो जिधर किरणें आए और उधर ही वह उसका फोकस हो तो वहाँ पर क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक, दूसरा है इसका उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यहाँ पर देखिए परिभाषा सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर पहले तो परावर्तन जो है वह बाहरी पृष्ठ से हो रहा है, उभरे हुए से, क्योंकि उत्तल दर्पण पे उभरे हुए से होता है, हम लोगों ने पढ़ा। अंदर से कलय किया रहता है। तो ये किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर आभास की कल्पना की जा रही है, आभास किया जा रहा है कि ये किरणें यहाँ आकर के मिलती होंगी। अब ये किरणें मुड़ करके इधर, ये इधर चली गई, इधर चली गई, इधर उधर बिखर जाती हैं, तो वह डाट डाट करके उस अक्ष के किसी बिंदु पर आकर के मिलती होंगी, ऐसा आभास किया गया, तो वहाँ पर इसका फोकस बनता है। तो इसलिए बोला गया यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का फोकस बनता है, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा दोनों की सेम है, बस अंतर यहाँ पर है कि वहाँ मिलती है, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। तो यहाँ पर फोकस के बारे में आपको बताया गया, दोनों में उत्तल दर्पण के फोकस पर किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर किरणें क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस आभासी बनता है। जब प्रतीत होती है, कल्पना की जा रही है, तो आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण में फोकस दर्पण के पीछे बनता है, और उत्तल दर्पण फोकस कहाँ बनता है, पीछे बनता है, उसके सामने नहीं बनता है। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चरों में और इसकी कुछ बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं, वो लेक्चर आप जरूर देखें, इसका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ताकि आपको आगे जो क्वेश्चंस हैं या इसकी जो भी चैप्टर को आप इसको पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए।
और बहुत आसान हो जाएगा आपका चैप्टर ए, और बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से यह चैप्टर। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? अब ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाता है? फोकस दूरी कहलाता है। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इस फिगर में देख लीजिए आप, यहाँ पर ये फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसकी परिभाषा ही है पी और एफ। पी और एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो वही परिभाषा में लिखा जाता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिगर यहाँ पर आप सही से बनाइएगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया हमारा, ठीक है। फोकस तल वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, दर्पण का फोकस तल कहलाता है। अब दर्पण का फोकस तल, ये देखिए, आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब इसमें फोकस है, ये फोकस है। अब फोकस तल की बात कही जा रही है, तो फोकस तल में क्या है कि हम उसके फोकस से देखेंगे कि कोई उसमें मुख्य, जो ये मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से और मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, फोकस से होकर के जाए। यह मुख्य अक्ष हुआ और यह इसके लंबवत हुआ, अर्थात 90 अंश के कोण पर होगा। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे आप, ठीक है। लंबवत हो, तो यही दर्पण का क्या है? फोकस तल कहलाता है। तो फोकस तल में फोकस पे बात देनी है और मुख्य अक्ष पर, तो मुख्य अक्ष के लंबवत हो और फोकस से होकर के जाए, तो वही क्या है? फोकस तल कहलाता है। तो वही परिभाषा में लिखा गया है। नोट है, गोली दर्पण के लिए प्रकाश के परावर्तन के नियम उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार समतल दर्पण के लिए होता है। तो समतल दर्पण को आपको विस्तार से बताया गया है। तो जैसे समतल दर्पण का नियम है, वही गोली दर्पण का भी प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। धन्यवाद।